बिकती थी हिंदुस्तानी आबरू। जानिए शर्मसार कर देने वाला वो मामला। आखिर दिल्ली एनसीआर की चमचमाते बड़ी इमारतों के बीचों बीच कहाँ हो रहा था वो काला धंधा, जहां लड़कियों के जिस्म का हो रहा था सौदा। और सौदा कोई और नहीं बल्कि एक लड़की और लड़का कर रहे थे। और इन दोनों के रिश्तों के बारे में जब आप जानेंगे तो आप दंग हो जाएंगे। ये दोनों कोई दोस्त नहीं थे या फिर बिजनेस पार्टनर नहीं थे, ये दोनों लाइफ पार्टनर थे, यानी कि पति पत्नी। और कहते हैं ना कि एक लड़की को बेआबरू करने में एक लड़की का ही हाथ होता है, तो कुछ ऐसा ही ये मामला है जिसे सुनकर आप दंग हो जाएंगे। लड़कियों की सप्लाई इस तरीके से होती थी कि लड़कियां भले ही हिंदुस्तान में रहती हैं, लेकिन उनका जिस्म विदेशों तक जाता था और इसमें उन लड़कियों को लाखों मिलता था, तो इन दंपत्ति को करोड़। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कामिनी झा और न्यूज़ वन इंडिया के इस नए प्रोग्राम यानी क्राइम इन इंडिया में आप सभी का स्वागत। 28 मार्च 2025 को ईडी नोएडा के एक शानदार बंगले में रेड मारने पहुंचती है और बंगला इतना खूबसूरत था कि जो भी देखता बस देखता ही रह जाता। ईडी पूरे घर की तलाशी लेती है और आखिर में उसे वो कमरा मिलता है जहां से करोड़ों की पेमेंट की जाती थी। और ये कमरा चीख चीख कर उस पेमेंट का राज खोल रहा था। जी हाँ, ईडी यूं ही नहीं पहुंची थी, क्योंकि आपको भी पता है कि ईडी यूं ही नहीं किसी के घर पहुंचा। प्रवर्तन निदेशालय को 22 करोड़ रुपए के फॉरेन फंडिंग का पता चला था और इसी फंडिंग का पता लगाने के लिए ईडी इस बंगले पर पहुंचती है। बंगले का आखिरी रूम चीख चीख कर कह रहा था कि हाँ, यहाँ कितनी भी रोशनी क्यों ना हो, लेकिन सबसे गंदा और काला कारोबार कहीं हो रहा है तो इसी कमरे में हो रहा है। वो शर्मनाक कांड जिसमें देश की, हिंदुस्तान की बेटियों को विदेश में बेचा जाए। अब आप कहेंगे कि आखिर क्या हो रहा था उस कमरे में, तो ये मैं आपको आगे बताने जा रही हूँ। आपको सबसे पहले बता दें कि ये मामला उत्तर प्रदेश के नोएडा के सेक्टर 105 का है। यहाँ के एक बंगले पर छापे मारने के दौरान ईडी को ऑनलाइन पोर्नोग्राफी रैकेट का पता चला। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, ऑनलाइन पोर्नोग्राफी रैकेट का। और इसके बाद पूछताछ जब की गई तो इस दंपत्ति ने बताया, जिसमें जो पति है उसका नाम किशोर है, तो वहीं जो पत्नी है उसका नाम नीलू श्रीवास्तव है, कि ये लोग पहले सोशल मीडिया पर विज्ञापन देकर मॉडल्स की भर्ती करते हैं। फिर उनका लाइव कैम पर अश्लील वीडियो शूट होता है और शूट भी 3 तरीके में होता है, जिसे मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगी। और सबसे बड़ी बात है कि इन वीडियो को विदेशी पोर्न वेबसाइट्स पर अपलोड किए जाते हैं और इसके एवज में इन्हें मोटी रकम मिलती है, जिसका 25% तो उन मॉडल्स को मिलता है और बाकी के जो है 75% वो इन दंपत्ति को। पति पत्नी 500 से ज्यादा मॉडल्स को हायर कर करीब अभी तक 22 करोड़ रुपए कमा चुके हैं। ईडी की छापेमारी में बंगले में एक प्रोफेशनल वेबकैम स्टूडियो में, मतलब वो स्टूडियो जहां पर ये शूट किया जाता था, जहां पर हिंदुस्तान की बेटियों को नग्न करके उनके वीडियो को शूट किया जाता था। और स्टूडियो में हाईटेक सेटअप लगाया गया था, मतलब कहीं से भी किसी भी चीज में कमी ना हो, मतलब वीडियो ऐसा क्लियर होना चाहिए कि जिसे देखते ही इन्हें मुंह मांगी रकम मिल जाए। स्टूडियो के हाईटेक सेटअप के साथ ही जहां ऑनलाइन कंटेंट विदेशी साइटों पर भेजा जा रहा था, इसके साथ ही इन वीडियो को तमाम उन लोगों तक भी पहुंचाया जा रहा था जो अपने फोन में इस वीडियो को चाहते थे। उज्जवल किशोर ने ईडी को बताया कि उसने साइपर्स की एक कंपनी टेक्नियस लिमिटेड से समझौता किया और टेक्नियस लिमिटेड एक्स हैमस्टर और स्क्रिप्ट चैट जैसी पोर्न वेबसाइट चलाती है। आपको बता दें कि हालांकि पोर्नोग्राफी
को लीगल नहीं किया गया है, लेकिन उसके बाद भी तमाम ऐसी तरीके की वेबसाइट हैं जिस पर जाकर आराम से ऑनलाइन आपको किसी को भी जो अश्लील वीडियो है वो परोसा जाता है, वो आराम से वहां जाकर देखते हैं। अगर उसके बाद अगर बात करें तो बताया गया कि नोएडा में देसी फोन बनाकर ये कपल विदेशी वेबसाइट पर भेजता था और बदले में इनके अकाउंट में मोटी रकम आती थी। कस्टमर का पैसा पहले क्रिप्टो करेंसी के जरिए जो है वो टेक्नियस लिमिटेड के पास जाता था। मतलब इन्होंने जो अपनी एक फेक लिमिटेड कंपनी बना रही थी जिससे कि कभी इनसे अगर पूछा जाए कि इतनी कमाई कहाँ से हो रही है, इतनी आलिशान जिंदगी ये कैसे जी रहे हैं, तो वो बताने के लिए अपने काले धंधे को छुपाने के लिए जो इन्होंने लिमिटेड बनाया था उसमें आता था और उसके बाद ये उज्जवल के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया था। और ये सब उज्जवल ने विदेश से ही सीखा था। वो मैं आपको अब आगे बताऊंगी कि आखिर विदेश से उज्जवल ने ये सब कैसे सीखा और कब सीखा। तो आपको बता दें कि जो मुख्य आरोपी है यानी उज्जवल, वो पहले रूस में एक ऐसे ही सिंडिकेट का हिस्सा रह चुका है। बाद में वो भारत आकर अपनी पत्नी के साथ इसी पोर्नोग्राफी रैकेट को शुरू करता है, क्योंकि वो विदेश में देखता है कि इससे अच्छी खासी कमाई, अच्छी खासी कहा जाए या फिर ये आप कह सकते हैं कि एक मोटी रकम आप इससे कमा सकते हैं, क्योंकि एक आम जिंदगी में एक सीधी सादी नौकरी से तो कई ज्यादा कमाई यहाँ इसकी हो रही है। और इसमें किस तरीके से ये लोग वीडियो शूट करते थे वो आप जान लीजिए, उसे जानकर आप दंग रह जाए। लड़कियों की अलग अलग तरीके के टास्क हुआ करते, मतलब कस्टमर जितना पैसा भेजता था उसी हिसाब से लड़कियों से एक्ट करवाया जाता था, यानी हाफ फेस शो, यानी यहाँ पर चेहरा लड़की का आधा दिखेगा। फुल फेस शो यानी लड़की का यहाँ पर चेहरा पूरा दिखेगा। वही न्यूड कैटेगरी जिसमें पूरी तरह से नग्न अवस्था में लड़की की वीडियो वहां पहुंचती है। दरअसल ये वो कस्टमर होते हैं जिन्हें ऑनलाइन फंसाया जाता है। जैसे आपके नंबर पर अक्सर हर किसी के नंबर पर अजीबोगरीब मैसेजेस आते हैं, जैसे क्या आप अकेले हैं, आप बात करना चाहते हैं, क्या आप 1 घंटा मुझसे बात करना चाहेंगे, मैं आपका दिल बहलाने के लिए तैयार हूँ। तो कुछ ऐसे ही मैसेजेस आते हैं। तो आपके नंबर पर ऐसे ही एक मैसेज आता है कि क्या आप सेक्स करना चाहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। इस तरीके के मैसेज भी आते हैं जो सीधे ऑफर करते हैं कि क्या आप सेक्स करना चाहते हैं। आप जवाब में यस अगर लिखते हैं तो फिर आप कैसी वीडियो चाहते हैं, हाफ फेस, फुल या फिर न्यूड कैटेगरी। फिर आप कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग, उसी के अनुसार आपसे पेमेंट लिया जाता है और उसके बाद आपको वीडियो भेजी जाती है। तो ऐसे में हो सकता है कि इन लोगों ने उन ग्राहकों का जो जब वो वीडियो देख रहे थे उसका भी स्क्रीनशॉट लेकर क्या पता उनसे उनके साथ भी ब्लैकमेलिंग की है और वहां से भी अच्छी खासी रकम हासिल की हो। क्योंकि देखिए अभी जो ये मामला सामने आया है ये विदेशी फंडिंग को लेकर आया है, क्योंकि जिस तरीके से 22 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन ईडी ने देखा उज्जवल के अकाउंट में, तो ऐसे में इस लिमिटेड कंपनी में जब देखा तो पुलिस उस बंगले पर जाती है और पता करने की कोशिश करती है कि आखिर ये विदेशी फंडिंग इस तरीके से क्यों हो रही है, किस तरीके का बिजनेस है। क्योंकि ईडी सिर्फ और सिर्फ पैसों का पता लगाने गई थी और जब वो गई तो कई राज खुलते चले गए। तो ऐसे में अगर इन लोगों ने भारतीय लोगों को ब्लैकमेल किया है तो उसका भी पता आगे लग सकता है, क्योंकि लगातार ईडी अब इनसे पूछताछ कर रही है और इस मामले में कई और लोग भी गिरफ्तार हो सकते हैं। तो ऐसे तमाम मैसेजेस और कॉल्स से बच के रहिए जो आपको अजीबोगरीब ऑफर्स देते हैं, क्योंकि इसमें आप बुरी तरीके से फंस सकते हैं। और जब आप इस तरीके के मामले में फंसते हैं तो आप किसी से मदद लेने से पहले भी 10 बार सोचते हैं, क्योंकि आपको शर्म आ रही होती है। क्योंकि अक्सर कुछ सफेद कॉलर वाले लोग जो होते हैं, जो खुद को काफी सभ्य बताते हैं, वो भी इस तरीके की हरकतों में शामिल हो जाते हैं। उसके बाद वो कहीं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचते। लेकिन अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो आप पुलिस के पास जाइए और उन्हें अपनी पूरी बात बताइए, जिससे कि पुलिस आपकी मदद कर पाए और आपको चुंगल से बचाए। आपको ये कहानी कैसी लगी, ये खबर कैसी लगी, आपको हमारी दी हुई जानकारी कैसी लगी,
हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और फिर आपसे जल्द मुलाकात होगी एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। क्राइम इन इंडिया।